हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की जलवायु और मानसून को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। परीक्षा की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, और वैसे भी आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज आपको ये पता चलेगा कि मानसून कैसे आता है भारत में, कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है, बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि मौसम, ऋतु और जलवायु इनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौसम यानी कि वेदर क्या होता है। तो वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। तो जो वायुमंडल में अचानक परिवर्तन होता है उसी को मौसम कहा जाता है। जैसे आप रात को सोते होंगे तो आप देखते होंगे कि मौसम पूरा शांत है, पर अचानक सुबह उठते ही बारिश होने लगती है और मौसम ठंडा हो जाता है। तो आप कहते हैं ना कि अचानक से मौसम ठंडा हो गया। आप ये तो नहीं कहते कि जलवायु ठंडी हो गई, आप यही कहते हैं ना कि अचानक से क्या हुआ, मौसम ठंडा हो गया। तो जो ये अचानक से परिवर्तन हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी तेज़ हवाएं चल रही हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, तो मौसम कहेंगे। ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो मौसम के बाद देखते हैं कि ऋतु यानी कि सीज़न क्या होता है। तो एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को यानी कि साइक्लिक चेंज को हम ऋतु कहते हैं। तो जो क्रमिक रूप से एक परिवर्तन होता है निश्चित समय पर यानी कि साइक्लिक चेंज होता है, उसी को हम ऋतु कहते हैं। जैसे बसंत ऋतु, तो जैसे ही बसंत ऋतु खत्म होगी तो निश्चित समय पर चेंज होगा, तो उसे हम कहेंगे ग्रीष्म ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आएगी। तो ये क्या है, एक क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन है, इसी को हम ऋतु कहेंगे। तो ऋतु के बाद अब हम देखते हैं जलवायु यानी कि क्लाइमेट। जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है, यानी कि मौसम के ही बड़े रूप को क्या कहा जाता है, तो जलवायु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। तो जो ये मौसम है ये क्या है, अचानक होने वाला परिवर्तन है। इसी को मौसम को कम से कम जब हम 30 वर्षों तक अध्ययन करते हैं तो उसी को हम वहाँ की जलवायु कह देते हैं कि यहाँ की कैसी जलवायु है, गर्म जलवायु है, सर्द जलवायु है। ये कैसे पता लगाते हैं, तो वहाँ के मौसम को लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन किया जाता है, तब ये पता लगाया जाता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो इसी मौसम का जो बड़ा रूप है उसी को जलवायु कहा जाएगा। तो मौसम और जलवायु, इसके बीच अंतर क्या है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ जिससे आप रिलेट करके इसके बीच और आसानी से अंतर कर पाएंगे। तो मान लीजिए जब आप स्कूल पढ़ने जाते थे, तो जो मैथ के टीचर होते थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे। मान लीजिए कोई नया टीचर आया मैथ का, आप पहले की भांति जैसे पहले पीरियड लगा था आप बातें कर रहे थे। मैथ का टीचर आया, क्लास में एंटर किया, आप खड़े नहीं हुए, तो मैथ का टीचर आया, उसने खींचकर आपके गाल पर थप्पड़ लगा दिया। तो ये क्या हुआ, ये अचानक परिवर्तन हुआ, इसको हम मौसम कहेंगे। अब आपको पता लग गया कि मैथ के जो टीचर हैं नए वाले ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अब आप उनके साथ जब 6-7 महीने घुल मिल जाएंगे, मतलब आपको पता चल जाएगा उनका तरीका क्या है पढ़ाने का, कब वो गुस्सा होते हैं, कब नाराज़ होते हैं, कब आपसे प्यार से बात करते हैं। जब आप 6-7 महीने यानी लंबे समय तक उनके साथ पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा ना। तो उसी को, तो जो आपने ये लंबे समय तक उनका अध्ययन किया, आपको पता चल गया कि अब आपके टीचर कब गुस्सा होंगे, कब मारेंगे, कब कुछ नहीं कहेंगे, उसी को हम जलवायु कहेंगे। तो अचानक जो परिवर्तन हुआ था, जो गाल पे आपके थप्पड़ पड़ा था, वो क्या था, वो मौसम था। पर अब आप घुल मिल गए टीचर से 6-7 महीने, यानी कि लंबे समय तक आप समझ गए कि टीचर कब नाराज़ होंगे, कब प्यार करेंगे आपको, कब समझाएंगे।
तो इसको क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। तो आशा करता हूँ आप इसको रिलेट कर पाए होंगे। जैसा मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे कि मौसम क्या है, तो ये अचानक होने वाला परिवर्तन है, और जलवायु क्या है, तो जो ये मौसम है इसी का लंबे समय तक अध्ययन, यानी कि कम से कम 30 वर्षों तक के अध्ययन को जलवायु कहेंगे। तो मौसम, ऋतु और जलवायु ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी कि ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट भारत में पाया जाता है। तो पढ़कर तो ऐसे लग रहा है उष्णकटिबंधीय, पता नहीं कैसी जलवायु होगी, पर बहुत ही आसान है। आप ये जो नीचे देख रहे हैं यह है वर्ल्ड मैप। तो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं हैं, ये काल्पनिक रेखा है। इसको हम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। ये क्या करती है, हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत है इस भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और इसी भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा है। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। तो जो ये कर्क रेखा है ये हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और हमारी पृथ्वी आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी के झुके होने के कारण जो सूर्य है इसकी रोशनी सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा यहीं पर सीधी पड़ती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा कि ये जो आप देख रहे हैं इतने देशों पर, मतलब कि इतने क्षेत्रों पर सूर्य की रोशनी सीधा चमकती है। तो यहाँ के जो क्षेत्र होंगे वो गर्म होंगे, और जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो तिरछी पड़ती है। तो तिरछी पड़ती है तो ये जो देश हैं ये ठंडे प्रदेश होंगे, ठंडे देश होंगे। और जो ये देश हैं कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाले ये गर्म क्षेत्र हैं, यहाँ पर गर्मी पड़ती होगी ज़्यादा। तो सूर्य क्या है, इसी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कैसे हैं, तो गर्म क्षेत्र हैं। तो गर्म को ज्योग्राफी में कहते हैं उष्ण, और क्षेत्र को कहते हैं कटिबंधीय। तो हमारा भारत भी तो इसी क्षेत्र में आ रहा है ना। देखिए कर्क रेखा भारत के अधिकतम हिस्से से होकर गुजरती है, बीचों बीच से गुजर रही है। तो भारत भी इसी हिस्से में आ रहा है। तो ये हमारा भारत भी गर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधा पड़ेगी। तो इसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब हम देखते हैं कि मानसूनी क्या है। तो मानसून क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। किसने किया था, अल मसूदी, याद रखिएगा ये नाम पूछा गया है। और मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो अरबी भाषा से हुई थी। अरबी भाषा के एक शब्द था मौसम, इससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसका मतलब क्या था कि मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। तो मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनों को मानसून कहा जाता है। और अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो बादल होते हैं जो बारिश कराते हैं उनको हम मानसून कहते हैं। मतलब कि जो बारिश वाले बादल होते हैं उन्हीं को मानसून कहा जाता है। और परिभाषा के अनुसार मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें मानसून कहलाएंगी। तो जो किसी भी देश की जलवायु है ये किस चीज़ों पर निर्भर करती है, तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर किसी भी देश की जलवायु निर्भर करेगी। यह है उस स्थान की ऊंचाई क्या है, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है जो वहाँ की जलवायु जिस पर डिपेंड करेगी। दूसरा है वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है। तीसरा है कि वह स्थान समुद्र से कितनी दूरी पर है, ये भी वहाँ की जलवायु का एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। और चौथा है कि वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, इससे भी वहाँ की जलवायु का पता चलेगा। तो ये कुछ कारक हैं जिनसे वहाँ की जलवायु का पता चलेगा। अब हमने समझ लिया कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, और हमारी जो भारत की जलवायु है ये हमने पढ़ा ना उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कुछ टेक्निकल शब्दों के बारे में हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आगे इनका जिक्र होगा, इसीलिए पहले ही आप समझ लीजिए कि ये क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में रेन शैडो कहते हैं, ये क्या होता है।
तो जैसे आप देख रहे हैं इमेज में, ये पर्वत है और आपको पता होगा कि बादलों को बारिश कराने के लिए बादल पहले कहीं पर टकराते हैं तभी बारिश होती है। तो इस तरफ की हवा बह रही है तो हवा अपने साथ बादलों को लेकर आएगी, तो बादल हवा के साथ आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इस तरफ वो इस पर्वत से टकरा जाएंगे और इस तरफ बारिश कर देंगे पर्वत से टकराने के बाद। तो ये वाले एरिया में तो बारिश हो जाएगी, पर पर्वत के दूसरी साइड यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और होगी भी तो नाम मात्र की होगी, जिसे हम ना के बराबर ही समझेंगे। तो ये वाला एरिया है, इसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे, जहाँ पर ना के बराबर वर्षा होगी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पर बादल टकराएंगे लगभग 85% वर्षा यहीं पर होगी, और दूसरी तरफ लगभग 15% बारिश होगी, जो हम ना के बराबर समझेंगे। तो ये 15% वाला एरिया क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि बादल इसकी दूसरी तरफ टकराए और वहाँ पर जमकर वर्षा उन्होंने कर दी। पर ये वाला एरिया यहाँ पर बारिश नहीं हुई, और हुई भी तो ना के बराबर ही हुई, तो इसी को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाएगा। तो मैं आगे ये शब्द का प्रयोग करूँगा तो आप समझ लीजिए कि वृष्टि छाया क्षेत्र इसी को ही कहेंगे। तो वृष्टि छाया क्षेत्र के बाद अब हम देखते हैं फैरेल का नियम। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जब मानसून बताऊंगा तो ये काम आएगा। तो फैरेल ने क्या नियम दिया था, इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण, यानी कि पृथ्वी घूम रही है ना, तो पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो अब मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि फैरेल ने क्या कहा था। तो ये पृथ्वी है और इसके बीचों बीच मैंने आपको बताया एक काल्पनिक रेखा है, खींची गई है, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। तो फैरेल के नियम के अनुसार जब भी कोई वायु पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एंटर करेगी तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वो दाईं ओर मुड़ जाएगी। अगर वही हवा दक्षिणी गोलार्ध में एंटर करेगी तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वो बाईं ओर मुड़ जाएगी। जब आप अपने आप को नीचे की ओर रखेंगे, मतलब आपका मुंह नीचे की ओर होगा, तो ये आपका बाईं ओर होगा, तो बाईं ओर मुड़ जाएगी, और ये दाईं ओर होगा। तो जब ये उत्तरी गोलार्ध में हवा जाएगी तो याद रखिएगा दाईं ओर मुड़ जाएगी, अगर दक्षिणी गोलार्ध में हवा जाएगी तो वो बाईं ओर मुड़ जाएगी। ये फैरेल ने बताया था। और इसी के साथ आपको एक और कंसेप्ट भी याद रखना है कि जो हवाएं होती हैं ये उच्च दाब से, यानी कि हाई प्रेशर से निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर की ओर बढ़ती हैं। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब हम भारत में मानसून के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले मानसून कहाँ पर आएगा, तो केरल के मालाबार तट पर, यहीं पर टकराएगा, और 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। तो मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और 15 जुलाई तक ये पूरे के पूरे भारत में फैल जाता है। तो मैं आपको मैप से समझाता हूँ कि आखिर मानसून भारत में आता कैसे है। तो जून के महीने में सूर्य की किरणें भारत पर सीधा पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पर होता है, कर्क रेखा के पास होता है, और जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और सूर्य यहीं पर होता है, और सूर्य की जो रोशनी है ये भारत के ऊपर सीधा पड़ती है, सीधा चमकने लगता है, जिस कारण क्या होता है कि जो यहाँ की हवाएं होती हैं, भारत के ऊपर की जो हवाएं होती हैं, ये गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती हैं ना, तो ऊपर की ओर उठने लगती हैं। तो हवाएं जब ऊपर की ओर उठने लगेंगी तो ये वाला जो एरिया है भारत का, यहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि निम्न दाब हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हवाएं होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। अब भारत की हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ गई गर्मी के कारण, तो निम्न दाब हो गया। तो जो अगल बगल की हवाएं हैं उच्च दाब वाली, ये भारत की ओर आने लगेंगी, क्योंकि भारत में इस समय निम्न दाब है, हवाएं गर्म होकर हल्की हो गई और ऊपर उठने लगीं, जिस कारण प्रेशर कम हो गया। तो जो हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब वाली हवाएं हैं ये भारत की ओर आने लगेंगी, तेज़ी से आने लगेंगी। अब मैं आपको अगली स्लाइड में और अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि भारत में आखिर फिर मानसून आता कैसे है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि अब भारत में निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर है, क्योंकि हवाएं ऊपर की ओर उठ गई हैं, तो उच्च दाब वाली हवाएं तेज़ी से भारत की ओर बढ़ रही हैं, तेज़ी से भारत की ओर बढ़ रही हैं। और भारत का ये हवाएं तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं,
क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है और सूर्य कर्क रेखा पर सीधी रोशनी डाल रहा है। तो ये वाला एरिया यानी कि पूरा स्थल भाग गर्म हो गया है। तो जब स्थल भाग गर्म होगा तो जो बगल का समुद्र है ये भी तो गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो सीधी रोशनी पड़ ही रही है। तो ये जो पानी है समुद्र का पानी, ये क्या करेगा, ये भाप बनकर ऊपर की ओर उठने लगेगा और बादल बन जाएंगे। तो जब ये पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उठेगा और बादल बन जाएगा और नीचे से तेज़ी से हवाएं भारत की ओर बढ़ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, इन बादलों को भारत की ओर ढकेलेंगी ना, क्योंकि ये जो बादल हैं ये भाप बनकर ऊपर उठ रहे हैं और हवाएं भी उच्च दाब वाली तेज़ी से भारत की ओर बढ़ रही हैं। तो ये बादलों को भारत की ओर लेकर आएंगी, क्योंकि तेज़ी से ऊपर की ओर आ रही हैं हवाएं। तो इसी को हम कहेंगे कि मानसून आ रहा है, मानसून आ गया, क्योंकि यही बादल आकर भारत में वर्षा कराएंगे, क्योंकि इन्होंने समुद्र के पानी से नमी ग्रहण कर ली है और तेज़ी से हवाएं भी इन्हें भारत की ओर लेकर आ रही हैं। अब यही मानसून भारत में झमाझम बारिश करेंगे। तो हमने भारत में मानसून कैसे आएगा ये समझ लिया। अब हम देखते हैं जैसे भारत में मानसून आएगा तो ये केरल के तट से टकराकर, यानी कि केरल के दक्षिण से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। तो ये मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। तो इस वाले शाखा को हम कहेंगे अरब सागर की शाखा, क्योंकि ये अरब सागर की ओर है, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये केरल के तट से टकराकर दक्षिण की ओर 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक को हम कहेंगे अरब सागर की शाखा और दूसरे को बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आपके दिमाग में एक और प्रश्न आना चाहिए कि जैसे मानसून आ रहा है ये सीधा क्यों नहीं गया, ये दाईं ओर मुड़कर केरल में टकरा क्यों गया। तो मैंने आपको बताया था ना फेरल के नियम, जब भी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंटर करेंगी तो ये दाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो जो हवाएं हैं ये मानसून को यानी कि बादल को भारत की ओर लेकर आ रही हैं, पर ये जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में एंटर करेंगी, ये भूमध्य रेखा है, तो उत्तरी गोलार्ध में एंटर करने के बाद ये कहाँ मुड़ जाएंगी, तो दाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो दाईं ओर भारत के सबसे पहले क्या आएगा, तो नीचे केरल आएगा, तो ये केरल में टकराएंगी और 2 शाखाओं में बढ़ जाएंगी। एक है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रश्न क्या क्या आता है। तो ये पूछा जाता है कि जो भारत में मानसून आता है ये किस दिशा से आता है। तो अब ये जो दिशाएं देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और ये है पूर्व दिशा, ये पश्चिम, नीचे की ओर दक्षिण। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच कौन सी दिशा होती है, तो दक्षिण पश्चिम। तो ऐसे ही भारत में देखिए, अगर आप सीधी रेखा खींचिए तो ये वाली दिशा, क्योंकि भारत में मानसून इधर से एंटर कर रहा है ना, तो ये वाली दिशा कौन सी है, तो यह दक्षिण और यह पश्चिम। तो कौन सी दिशा होगी, तो दक्षिण पश्चिम। तो भारत में मानसून आता कहाँ से है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जून के पहले सप्ताह में आता है और सबसे पहले टकराता कहाँ है, तो सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून आगे 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो सबसे पहले हम अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ इसे सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो भी बातें हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ते हैं कि जो मानसून की अरब सागर की शाखा है ये कहाँ कहाँ पर बारिश कराएगी। तो उसके लिए आपको जो भारत में पर्वतों की स्थिति है उसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने जो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत हैं उन पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। पर अभी आपको बस स्थिति पता होना चाहिए कि भारत में पर्वत कहाँ कहाँ पर हैं, इसीलिए मैंने ड्रॉ कर दिए हैं ताकि आपको पता लगे। एक बार मैं आपको शॉर्ट में नाम भी बता देता हूँ। तो ये है पश्चिमी घाट। तो ये यहाँ पर भारत के पश्चिम में कुछ पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं जिन्हें हम पश्चिमी घाट कहते हैं। यह है पूर्वी घाट और इसके नीचे हैं दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ। और ये है झारखंड में कौन सी, राजमहल की पहाड़ियाँ। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ। और यही ऊपर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिशमी पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। और पूरे उत्तर भारत में तो कौन सा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत है ही। पूरे उत्तर भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार है। आपको नाम नहीं पता कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, बस आपको स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, वो तो मैंने ड्रॉ कर ही दिया है। और ये है ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये मध्य प्रदेश में है। और ये पूरा राजस्थान, ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये है गिर पर्वत, जो कि गिर पहाड़ी है, कहाँ पर है, तो गुजरात में है।
तो ये तो कुछ नाम थे, मैंने आपको बता दिए, और जो स्थिति है वो मैंने ड्रॉ कर रखी है कि कहाँ पर कौन सा पर्वत है। तो अब जो ये अरब सागरी शाखा है ये केरल के तट पर टकराकर इसी ओर बारिश करेगी, पर जो ये तमिलनाडु है यहाँ पर बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो यहीं पर मानसून टकराएगा और केरल की ओर खूब वर्षा होगी। पर वहीं तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ये वृष्टिछाया क्षेत्र में आ जाएगा। हमने पढ़ ही लिया वृष्टिछाया क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और होगी भी तो ना के बराबर होगी। कहाँ पर? तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ मैं, और केरल में तो खूब बारिश होगी। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो दक्षिण पश्चिम वाला मानसून है ये कहाँ पर बारिश नहीं कराता। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में बारिश नहीं कराता। क्यों? क्योंकि ये वृष्टिछाया क्षेत्र वाला एरिया है। हमने समझ लिया। तब यही अरब सागरी शाखा केरल के बाद ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो पश्चिमी घाट है। तो ऊपर क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में बारिश होगी। तो कर्नाटक के बाद ऊपर की ओर बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी खूब बारिश होगी, पर पश्चिमी तट पर ही होगी। अगर आप देखेंगे जो ये पश्चिमी घाट के इधर है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ, ये सूखे से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट के इस तरफ हैं और बारिश पश्चिमी तट पर हो रही है। पश्चिमी तट पर पूरी बाढ़ आ जाएगी महाराष्ट्र में, और यहीं पर विदर्भ वाले एरिया में और सूखे से ग्रस्त रहेगा ये वाला एरिया। मराठवाड़ा और विदर्भ ये सूखे से प्रभावित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट के इस तरफ तो खूब बारिश होती है, और ये वाला एरिया कहाँ? वृष्टिछाया क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए सूखे से प्रभावित रहता है। अब यही मानसून हमने देखा पहले केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बारिश कराई। अब आगे ये शाखा बढ़ेगी तो ये आगे जाकर 3 शाखाओं में बढ़ जाएगी। बस अभी आप सुनते रहिए, आपको बाद में ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और एग्ज़ाम में क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं बता दूंगा। तब ये हमने देखा कि आगे यहाँ पर गुजरात के पास आके ये शाखा, अरब सागरी शाखा 3 शाखाओं में बढ़ जाएगी। कौन कौन सी? एक शाखा तो गुजरात की ओर चली जाएगी, और एक मध्य प्रदेश की ओर चली जाएगी, और एक शाखा सीधी चली जाएगी। तो 3 शाखाओं में बढ़ गई, एक गुजरात की ओर, एक मध्य प्रदेश की ओर, और एक सीधी चली जाएगी। ठीक है। तो गुजरात में कौन सा पर्वत है? तो गिर पर्वत है। तो जो ये पहली शाखा है इस गिर पर्वत से टकराकर ये वाले एरिया में बारिश करेगी। ये वाला एरिया जो गुजरात के नीचे है इसे हम कहते हैं सौराष्ट्र। तो गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में खूब बारिश होगी, और वहीं ऊपर जो गिर पर्वत के ऊपर वाला क्षेत्र है ये कच्छ का रण है, ये मरुस्थल ही है, आपको पता होगा मरुस्थल है पूरा। तो नीचे की ओर तो बारिश खूब होगी सौराष्ट्र वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ बीच में कौन सा पर्वत है? तो गिर पर्वत है। यहीं पर मानसून टकराएगा और यहीं पर खूब वर्षा होगी, और ऊपर वर्षा नहीं होगी। कच्छ का रण है वो वृष्टिछाया क्षेत्र में आ जाएगा। तो गुजरात की शाखा के बाद जो दूसरी शाखा है ये मध्य प्रदेश में जाएगी, हमने पढ़ा था। तो मध्य प्रदेश में ऊपर कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है, नीचे सतपुड़ा पर्वत है। तो मानसून इन्हीं पर्वतों के बीच घूमता रहेगा, टकराता रहेगा ऊपर नीचे, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में खूब सारी वर्षा कराएगा। तो मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश ऊपर भी है। तो जो विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला क्षेत्र है ये वृष्टिछाया क्षेत्र में आ जाएगा, यहाँ पर बारिश नहीं देखने को मिलेगी। पर वहीं बीच में आप देखेंगे तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच खूब बारिश होगी, और इसी के बीच एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। तो इसमें भी पानी काफ़ी, ये नदी उफान में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिश होगी। मानसून के समय ये नदी काफ़ी उफान में आ जाती है, खूब पानी होता है इस नदी में। तो पहली जो शाखा है हमने देखा कि वो गुजरात के गिर पर्वत से टकराकर सौराष्ट्र में वर्षा कराएगी। दूसरी शाखा मध्य प्रदेश में वर्षा कराएगी, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये वृष्टिछाया क्षेत्र में आ जाएगा। अब हम तीसरी शाखा के बारे में देखते हैं। तो जो तीसरी शाखा है ये जो सीधी गई थी वो सीधी आगे राजस्थान में वर्षा नहीं कराएगी। क्यों नहीं कराएगी? क्योंकि आप देख रहे हैं जो अरावली पर्वत है ये मानसून की दिशा के समानांतर है, ये सीधा है ना। अगर ये पर्वत इस प्रकार होता तो यहाँ पर बारिश होती, पर आप देख रहे हैं पर्वत की स्थिति किस प्रकार है, ये मानसून की दिशा के समानांतर है। तो मानसून सीधा आगे बढ़ जाएगा, ये उसे रोक ही नहीं पाएगा पर्वत, तो क्या बारिश होगी यहाँ पर। इसीलिए आप देखेंगे राजस्थान में बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है, मरुस्थल है वहाँ पर। तो जो मानसून है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के फिर सीधा आगे की ओर जाएगा, और यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियाँ हैं। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसी का हिस्सा है रायसीना की पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी से मानसून टकराएगा तो दिल्ली में वर्षा होगी। तो ये जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं ये ज़्यादा ऊंची नहीं है। फिर मानसून आगे जाकर सीधा उत्तराखंड में, यहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, तो यहाँ हिमालय से टकराकर हिमालयी क्षेत्रों में खूब जमकर वर्षा होगी। फिर क्या होगा कि उत्तराखंड से कुछ बादल टकराकर पीछे की ओर आएंगे, पीछे की ओर आएंगे। फिर ये बादल, अब इनमें नमी उतनी नहीं रहेगी, पहले जो इतनी नमी थी इनमें, अब इन्होंने इतनी बारिश कर दी, अब इनमें इतनी नमी नहीं रहेगी। फिर क्या होगा, दिल्ली में थोड़ी बूंदाबांदी होगी, ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लौटते समय थोड़ी सी बूंदाबांदी होगी। उसके बाद क्या होगा, पंजाब में ये बारिश कराएंगे।
तो यहाँ पर अब हमारी अरब सागर की शाखा खत्म होती है, सबसे अंत में बारिश पंजाब में होगी। अब हम आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागरी शाखा हमने पढ़ ली, अब हम बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा था ना, भारत के दक्षिण में टकराकर मानसून दो शाखाओं में बट गया था, एक थी अरब सागरी शाखा, यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाती है और मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ इन पहाड़ों से टकराती है और यहाँ पर खूब बारिश कराती है। तो एक शाखा तो यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर बारिश कराएगी और आगे उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश कराएगी, और दूसरी शाखा क्या होगी, जैसे प्रकार अरब सागरी शाखा बट गई थी उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो ये देख रहे हैं, यह गारो पहाड़ी यहाँ से टकराकर मुड़कर इस ओर मुड़ जाएगी। तो पहले तो हम उत्तर पूर्वी राज्य कवर कर लेते हैं, बाद में जो ये मुड़ गई है यहाँ पर देखेंगे। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे पहले तो ये गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों में टकराएगी और इनकी आकृति कीप के समान है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि किसकी आकृति कीप के समान है। आप इमेज में देख रहे हैं ये कीप है, तो इसकी आकृति गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों की आकृति कीप के समान है। तो मानसून क्या होता है, जब यहाँ पर जाता है, जो बीच वाला मानसून है जो इनके बीच में जाता है वो इसी में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी आकृति कीप के समान है। मानसून जैसे ही यहाँ पर जाता है टकराता है, इसी में फंस जाता है और इसी में फंसकर खूब बारिश कराता है इन्हीं के बीच में। तो आप देखेंगे कि मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कीप की आकृति के समान की पहाड़ियों के कारण जब भी मानसून जाता है उसी के बीच में फंस जाता है और खूब बारिश कराता है। और कुछ मानसून ऊपर की ओर जाते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश की डाफला मिश्मी पहाड़ियों टकराकर वहाँ बारिश कराते हैं, कुछ यहाँ पर असम की मिकिर पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर बारिश कराते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्य हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं दूसरी शाखा जो ये गारो पहाड़ी है, यहाँ से टकराकर इधर मुड़ गई। तो ये शाखा कहाँ पर जाएगी? तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जो गारो की पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर मुड़ जाती है, ये झारखंड, बिहार, यूपी यहाँ पर बारिश कराएंगे। तो अरब सागरी शाखा से बारिश नहीं होती यहाँ पर यूपी बिहार में, कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से ही बारिश कहाँ कहाँ पर होगी? झारखंड, बिहार और यूपी में। फिर यही शाखा आगे जाकर कुछ बूंदाबांदी दिल्ली में करा देगी और दिल्ली के बाद ये पंजाब में बारिश कराएगी। तो हमने देखा कि जो अरब सागरी शाखा थी ये भी उत्तराखंड से वापस आकर पंजाब में बारिश करा रही थी। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी पंजाब में बारिश करा रही है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से राज्य में दोनों शाखाएं यानी कि अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बारिश कराती है। तो ये पंजाब में बारिश होती है, दोनों शाखाएं यहाँ पर बारिश कराती हैं, याद रखिएगा। तो अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इसके बारे में हमने पढ़ लिया। वहाँ पर हमने देखा कि भारत में मानसून आता कैसे है। अब हम देखेंगे मानसून लौटेगा कैसे भारत से। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी तो बन रही है पर मैं डिटेल में बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके आसानी से सब टिक हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो हमने देखा था कि भारत में मानसून आया कैसे था। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहाँ पर हमने देखा था सूर्य की किरणें सीधा पड़ी तो यहाँ पर निम्न दाब वाली स्थिति हो गई, जिस कारण उच्च दाब वाली हवाएं यहाँ पर आई थी, मानसून लेकर आई थी, तो यहाँ पर बारिश हुई थी। अब यही स्थिति हम देखेंगे सितंबर के महीने में। भारत के नीचे की ओर है ना विषुवत रेखा, यहाँ पर जगह कम है, आप समझ लीजिए कि भारत के नीचे की ओर है विषुवत रेखा। तो अब यही जो जून के महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही थी, अब सितंबर के महीने में यही सूर्य की किरणें विषुवत रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं यहाँ पर सीधा पड़ने लगेंगी, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर निम्न दाब वाली स्थिति हो जाएगी और जो उच्च दाब वाली हवाएं हैं ये निम्न दाब की ओर बढ़ने लगेंगी। तब भारत से मानसून लौटने लगेगा। तब हम देखते हैं कि मानसून लौटेगा कैसे और बारिश होगी तो कहाँ कहाँ पर होगी। तो जो अरब सागरी शाखा है ये तो सीधा लौट जाएगी। हमने देखा था ना पंजाब में यहाँ पर अरब सागरी शाखा भी बारिश करा रही थी और इधर से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ये दोनों पंजाब में बारिश करा रहे थे। तो अब ये अरब सागरी शाखा तो आराम से लौट जाएगी क्योंकि इसे अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं रोकेगी। तो अरब सागर वाली शाखा ये तो सीधा निकल गई क्योंकि अरावली ने तो उसे रोका नहीं। पंजाब में थे ना दोनों शाखाएं, अरब सागर वाली शाखा सीधा निकल गई। पर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा लौटते समय झारखंड में यह है राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ से टकरा कर ये नीचे की ओर तेजी से मुड़ जाएगी। कहाँ से? नीचे की ओर तेजी से मुड़ जाएगी। और यहाँ पर मानसून में इस समय क्या होगा कि नमी नहीं है क्योंकि ये स्थल भाग में है ना। जब भी ये मानसून भारत में आया था
तो हमने देखा था कि जलवाष्प, समुद्र का पानी गर्म हुआ था, जलवाष्प, तो पूरी नमी थी उसमें, तो भारत में खूब वर्षा हुई। पर अभी ये स्थल भाग में है मानसून लौटते समय, तो कोई नमी नहीं है इसमें, इसलिए कोई वर्षा भी नहीं कराएगा। यही अब हमने देखा कि राजमहल की पहाड़ियों से ये मुड़ गया मानसून तेज़ी से नीचे की ओर, तो ये उड़ीसा में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश नीचे, तो यहाँ पर खूब आंधियाँ आएंगी, चक्रवात आएंगे जब ये मानसून लौट रहा होगा। तो ये पूछा जाता है कि किस राज्य में चक्रवात आते हैं मानसून के लौटते समय, तो कहाँ कहाँ पर आते हैं, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवात और तूफान आते हैं जब मानसून लौट रहा होता है, क्योंकि इसमें नमी तो होती नहीं, बारिश होगी नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, आंध्र प्रदेश के बाद नीचे यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से क्या होगा, मानसून थोड़ी सी नमी ग्रहण कर लेगा, लौट रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी नमी ग्रहण कर लेगा। तो नमी ग्रहण करने के बाद आंध्र प्रदेश के नीचे वाले हिस्से में थोड़ी सी बारिश होगी, ऊपर वाले हिस्से में चक्रवात आएंगे, तूफान आएंगे, पर नीचे वाले हिस्से में थोड़ी सी बारिश होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो उसके बाद क्या होगा, तमिलनाडु वाले एरिया में तो पूरी जमकर बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होगी, तो तमिलनाडु वाले एरिया में। तो मैं आपको कंक्लूड करके बताता हूँ। जब ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आएगी, राजमहल की पहाड़ियों से टकराएगी, तो राजमहल की पहाड़ियों के टकराने के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ पर तेज चक्रवात आएंगे, तूफान आएंगे, क्योंकि अभी इसमें नमी नहीं है, तेज़ी से हवाएं चल रही हैं। उसके बाद तमिलनाडु के तट पर ये टकराकर वहाँ पर खूब बारिश करेगी, इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं, तमिलनाडु वाला तट। तो यहाँ पर खूब बारिश होगी, याद रखिएगा। और एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि लौटते मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु पर होती है। तमिलनाडु में तो बारिश होगी, पर केरल में बारिश नहीं होगी। जैसे हमने देखा था जब मानसून आया था, तो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो पूरा केरल में बारिश हुई थी और तमिलनाडु वाला एरिया वृष्टिशात क्षेत्र में आ गया था। पर अभी क्या होगा, ये केरल वाला एरिया वृष्टिशात क्षेत्र में आ जाएगा और तमिलनाडु वाले एरिया में खूब बारिश होगी। इसीलिए याद रखिएगा लौटते मानसून में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होती है तमिलनाडु में। तो लौटते मानसून की दिशा क्या होती है, तो ये उत्तर पूर्व होती है। हमने देखा था ना कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहाँ पर जाकर टकराई थी, तो ये उत्तर पूर्व था। अब यहीं से मानसून लौट रहा है, यहाँ से राजस्थान की पहाड़ियों से टकराकर नीचे की ओर आ रहा है, तो उत्तर पूर्व से ये मानसून लौट रहा है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो तमिलनाडु में होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब भारत में सबसे अधिक वर्षा की बात करें, ये तो हमने देखा कि लौटते हुए मानसून में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अगर बात करें कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम में होती है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। और भारत में सबसे कम वर्षा तो लद्दाख में जो लेह है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें बड़े बड़े पर्वत हैं, मानसून बेचारा आगे जा ही नहीं पाता, तो लेह में बारिश हो ही नहीं पाती। इतने बड़े बड़े तो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं यहाँ पर, तो कहाँ पर बारिश होगी, लेह में। तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में, और भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। ये बारिश होती है ना भारत में, देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है, जब भारत में मानसून आता है तो 80% बारिश उससे होती है। उसके बाद जब भारत से मानसून लौटता है तो 17% के लगभग बारिश उससे होती है। अब बचा 3%, वो हम आगे देखते हैं। हमने 97% देख लिया, 80% जब भारत में मानसून आता है तब बारिश, 17% जब भारत से मानसून लौटता है तब बारिश होती है। बचा 3%, अब वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने देख लिया कि भारत में जो मानसून आया वो बारिश हुई, वो भी हमने पढ़ लिया। लौटते मानसून से जो वर्षा हुई वो भी पढ़ लिया। तो हमने 97% जो वर्षा होती है भारत में वो पढ़ ली। जो 3% वर्षा होती है लगभग, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसे हम इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो इसके कारण होती है। तो अब ये समझते हैं कि ये क्या है। तो ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से जो पानी है, यह है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर का जो पानी है ये भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ठंड के महीने में कैसे भाप बनकर ऊपर उठेगा। तो ठंड के महीने में भी तो सूरज की रोशनी तो पड़ेगी ही ना, तो थोड़ी बहुत ही गर्मी तो होगी। तो वो जो पानी है ये धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है। तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम, आंधी की तरह आती है और इन बादलों को भारत की ओर ले आती है और ये भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा कराती है। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ठंड के महीने में भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है, ये किसके कारण होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, याद रखिएगा। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिस कारण पंजाब और हरियाणा में तो वर्षा होती है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। आप देखते हैं ना कि ठंड के महीने में बर्फबारी होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है, मुख्यतः आप याद रखिएगा पंजाब में ही पूछा जाता है कि सर्द के महीने में पंजाब में किसके कारण वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, यहाँ पर बर्फबारी होती है।
तो ये हमने पढ़ लिया पश्चिमी विक्षोभ। तो कुछ वन लाइनर प्रश्न बचे हैं, अब इन्हें देख लेते हैं। तो पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक कहा जाता है। किस वर्षा को? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो पंजाब में वर्षा होती है इसे रबी की फसल का टॉनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पंजाब में रबी की फसल में मुख्यतः पंजाब में गेहूं की खेती की जाती है। तो गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। तो गेहूं को जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, चावल की फसल को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो गेहूं की फसल को पानी की ज़रूरत होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा हो जाती है वो काफ़ी फ़ायदा करती है गेहूं की फसल के लिए। जो बारिश होती है वो काफ़ी उपयुक्त होती है और उस वर्षा के कारण गेहूं की जो फसल है इसको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसीलिए पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक कहा जाता है। और रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये मैंने आपको समझाया हुआ है अच्छी से। किसमें? तो भारत की कृषि वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। तो पंजाब में तो इसे रबी की फसल का टॉनिक कहते हैं और राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। तो ये सीधा पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। लास्ट में एक बचा आम्र वर्षा किसे कहते हैं, ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये भी पूछा गया है इसलिए मैंने कवर किया है। तो आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो मार्च और अप्रैल में क्या होता है कि मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है। तो मानसून आने से पहले ही कुछ आंधियाँ आती हैं और कुछ वर्षा होती है बिहार और पश्चिम बंगाल में, तो जो आम के फसल के लिए काफ़ी लाभकारी होती है, उपयुक्त होती है। इसी को हम आम्र वर्षा कहते हैं, याद रखिएगा। तो थ्योरी हमने पढ़ ली, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि कितने प्रश्न हमारे सही होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो अल मसूदी के द्वारा सबसे पहले वर्णन किया गया था, हमने पढ़ा था ना। अगला प्रश्न है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो मतलब कि ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, वही सूखा स्थान होगा। तो हमने पढ़ा था लेह, तो लेह एक सूखा स्थान है। तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब कि जो भारत में मानसून सबसे पहले आता है वो कहाँ पर प्रवेश करता है? तो हमने पढ़ा था केरल में। केरल के मालाबार तट से टकराता है ना, तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? तो केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो बताइए कहाँ पर? जहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी वर्षा कराए और अरब सागरी शाखा, किस राज्य में दोनों शाखाएं वर्षा कराती हैं? तो हमने पढ़ा था पंजाब। पंजाब में दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो बताइए कि जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, सर्दियों के मौसम में यहाँ पर वर्षा होती है ना, तो किस कारण होती थी? तो हमने पढ़ा था पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। तो अगला प्रश्न है कि मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि? तो क्यों होती है? तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति के समान होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं कीप की आकृति के समान है, मानसून जाता है और उसी में फंस जाता है और खूब वर्षा कराता है। अगला प्रश्न है कि आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर क्या है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, कि बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है, क्योंकि ये आम के फलों के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो बताइए जब भारत में मानसून एंटर करता है तो किस राज्य में वर्षा नहीं होती? तो देखते ही पता लग रहा है तमिलनाडु, क्योंकि केरल में तो वर्षा होती है पर जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ये वृष्टिशाय क्षेत्र में आ जाता है, इस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती, ना के बराबर ही वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, 17% लौटते हुए मानसून से और 3% पश्चिमी विक्षोभ से। तो सबसे अधिकतम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून आए तो आप समझ जाइए कि जो भारत में मानसून आ रहा है, लौटता हुआ मानसून तो उत्तर पूर्व था, तो जब भारत में मानसून आता है, प्रवेश करता है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो देखते ही सही जवाब इसका चेन्नई आएगा,
क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु में है चेन्नई, तो सबसे ज़्यादा वर्षा तो केरल में होगी ना, केरल से टकराएगा। तो जो तमिलनाडु वाला एरिया है ये वृष्टि शायद क्षेत्र में आएगा, तो वहाँ पर कम वर्षा होगी या तो ना के बराबर ही होगी। आज का आखिरी प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो सर्दियों के मौसम में किसके कारण वर्षा हुई थी उत्तरी पश्चिमी राज्यों में? तो हमने पढ़ा था पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कैसी लगी ये वीडियो आज की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।